ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट जो आज का ये सेशन ले रहे हैं। आज का सेशन आई होप सो आप सभी को पता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड कॉम्बिनेशंस और फूड टाइमिंग्स। मतलब आप जो खाना खाते हैं, एक्सेप्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इज ऑलरेडी इस फॉर्मूला, इस फिलोसफी, इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, न्यूट्रिशन ऐड होता है एंड आप उसे लेते हैं। बट उसके अलावा आप बहुत सारी चीजें लेते हैं, जैसे कि आप जब सोशलाइजेशन के किसी इवेंट में जाते हैं, बर्थडेज होते हैं, शादी है, कोई फंक्शन है, या फिर साथ में जैसे आप लंच लेते हैं। आपको पता नहीं होता कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, बेस्ट है आपके गोल के लिए, कौन सी टाइमिंग सही है, किस टाइम पे मॉर्निंग स्नैक्स में क्या प्रेफर करना चाहिए, इवनिंग स्नैक्स में क्या प्रेफर करना चाहिए, लंच आपका कैसा पर्टिकुलर होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें। तो मेक श्योर कीजिए जैसे मेरी वीडियोज ऑन है, आपकी भी वीडियोज ऑन हो एंड आपके पास नोटबुक पेन जरूर हो, ताकि आप बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें, लिख सकें, ताकि आप इस सेशन के फिनिश होने से पहले आपको पता हो कि क्या क्या चीजें आपको सोर्ट करनी है। तो बिना कोई वेट करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं एंड आप लोगों के साथ मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज हम जितने भी बात करेंगे वो साइंस के फैक्ट्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो। ओके, परफेक्ट। तो फूड कॉम्बिनेशन एंड साइंस वर्सेस मिथ, मतलब बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो आप नॉर्मली लाइफ में, सोसाइटी में फिगर आउट करते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रोटीन के साथ दही लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज के साथ क्या चीजें कंबाइन करनी चाहिए, एग कब लेना होता है, अनियन कब लेना होता है। तो हम वो थोड़ी सी चीजें फिगर आउट करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये हमें समझना है। बॉडी को ये समझ में नहीं आता कि टेस्ट कितना अच्छा है या टेस्ट कितना बुरा है, ये आपकी जीभ को समझ में आता है। तो बॉडी को क्या समझ में आता है? बॉडी को समझ में आता है डाइजेशन। सबसे पहले फूड का कोरिलेशन, कि उसका कॉम्बिनेशन सही है या गलत है, वो डिपेंड करता है उसके डाइजेस्टिव कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डाइजेशन। डाइजेशन होगा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होगा। तो अभी हम इसको फिगर आउट करते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन काम कैसे करता है? आप जो भी खाते हैं उसके लिए बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। आप सभी को पता है हमारे स्टमक में एसिड भी होता है जो उसे ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहले आप जो खाना खाते हैं वो आपके मुंह में जाता है और आप च्यू करते हैं। जब आप चबाते हैं तो सबसे पहला ब्रेकडाउन आपका डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर माउथ के अंदर होना शुरू होता है। सबसे पहले का माउथ के अंदर, वहां पे आपके जो सलाइवा है, सलाइवा में अमाइलेज होता है, अमाइलेज करके एंजाइम होता है जो आपका स्टार्च का डाइजेशन करना शुरू कर देता है। स्टार्च का डाइजेशन, जैसे आप वीट लेते हो, वीट की रोटी होती है या कोई भी वीट से रिलेटेड प्रोडक्ट होता है तो उसमें स्टार्च होती है। तो कार्ब्स के अंदर मेजर स्टार्च होती है। तो स्टार्च का डाइजेशन सबसे पहले कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह के अंदर। जो लोग चबा के नहीं खाते, कम से कम 20, 32, 40, ये तीन फॉर्मूला होते हैं। कम से कम 20 बार जरूर जब चबाओ, 32 बार परफेक्ट होता है और 40 बार दी बेस्ट होता है। मतलब कोई भी बाइट आपने ली, आपने कॉन्शियसली काउंट करना है। मतलब आप माइंड में काउंट कर रहे हो कि आपने कितनी बार उस बाइट को चबाया है। अगर आपने उसे 20 बार भी नहीं चबाया, जैसे आप फ्रूट खाते हो, आपको बोलोगे 32 बार तो नहीं चबा सकते, पर एक फ्रूट की बाइट को 20 बार तो चबाया जा सकता है। परफेक्ट जब भी आप एक कोई खाना खाते हैं तो 32 बार उसे चबाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने चबाया नहीं अच्छे से, तो आपका फर्स्ट डाइजेशन जो अमाइलेज से होना था वो नहीं हुआ। बट अगर आपने अच्छे से चबाया तो अमाइलेज एंजाइम आपके फूड के अंदर मिक्स होकर उसका डाइजेशन वहीं शुरू कर देता है। आगे गेट टू गो। तो आपको क्या समझ में आता है? चबाना। बॉडी को क्या समझ में आता है? क्या अमाइलेज आया साथ में खाने की। अब अमाइलेज आपको पेट में तो मिलेगा नहीं, अमाइलेज कहाँ मिलेगा? वो आपको मुंह में मिलेगा जब आप चबाते हो। तो अमाइलेज का प्रोडक्शन हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है। उसके बाद अब वो पेट में चला गया ओइसोफोगस के थ्रू। ओइसोफोगस के अंदर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है pH 1 to 2.5, जो बहुत सारे बैक्टीरियाज को किल कर देता है। जो गंदे बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी को किल कर देता है। और वहां पे आपके प्रोटीन, ये समझना है, आपका स्टार्च, आपके कार्ब्स कहाँ डाइजेस्ट हुए? सबसे पहले मुंह में।
आपका प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होता है सबसे ज्यादा? आपके स्टमक में। मतलब आपने कोई भी प्रोटीन की चीज खाई, अमाइलेज के साथ मिक्स हो गया आई, अब वो स्टमक का जो एसिड है वहां पे बहुत सारे पैनक्रियाटिक और लीवर के एंजाइम्स आते हैं जो आपका डाइजेशन सपोर्ट करते हैं। उसमें मेजर सपोर्ट जो होता है वो होता है प्रोटीन के डाइजेशन में, जो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम करता है। स्टमक से कहाँ गया खाना? इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन का काम क्या है? इंटेस्टाइन में भी दो इंटेस्टाइन है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा मेजर काम होता है, लॉन्ग इंटेस्टाइन में उतना ज्यादा डाइजेशन से रिलेटेड काम नहीं होता, सिर्फ स्टूल को पास ऑन करने का काम ज्यादा होता है। तो इंटेस्टाइन कहाँ क्या क्या रोल प्ले करेगी? जो भी आपने खाया, जो चीजें अब नहीं पची हैं, सबसे पहले तो उन्हें पचाने में स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। तो जितनी भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, उन सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को पैनक्रियाज के एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करते हैं एक साथ। प्लस में अब डाइजेस्ट करके क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। जो जो न्यूट्रिएंट्स आपको एब्जॉर्ब करने थे वो आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सारे एंजाइम्स वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो एंजाइम्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो क्या, न्यूट्रिशन जितना भी है वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है। तो प्रोसेस कहाँ शुरू हुई थी? माउथ में शुरू हुई थी। अब ये देखना है कि जो भी खाना है, मान लो वो मैं कहती हूँ वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है, आपको नहीं पता कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, लेकिन आपने डाइजेशन के ये प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लिया, तो आप कुछ ना कुछ सेफर साइड पे हैं, कुछ ना कुछ सेफर साइड पे। तो सबसे पहले माउथ, देन स्टमक। अब देखो, स्टमक की चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, मसालों के जैसे, नमक मिर्च के मसालों के जैसे आप वहां तो नहीं कर सकते ना कंट्रोल। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप कंट्रोल कर सकते हो, वो तो आपकी जो हेल्थ है उसी के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। आप कहाँ कंट्रोल कर सकते हो? आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चबा के अच्छे से खाओगे, आपको चैलेंज नहीं आएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है, क्योंकि आप बाकी के स्टेजेस का जो एंजाइम रिलीज करने वाला जो फैक्टर है, या फिर उसे डाइजेस्ट करने वाला जो फैक्टर है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। माउथ में जो च्यू करना है, चबाना है, वो आपके हाथ में है। तो आपको उस चीज को जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो उसे जरूर स्ट्रोंग करना है। कहते हैं ना लाइफ में, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए परेशान क्यों होना। सिमिलरली, बट जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उसे तो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो च्यू करना माउथ के अंदर, दैट वन इज फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू एंड यू मस्ट डू। गुड टू गो। उसके बाद है कोलोन, जो आपका लास्ट का पार्ट होता है जहां से आपका स्टूल रिलीज होता है। तो वहां पे जितना भी फाइबर फर्मेंटेड है, वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के अंदर आपका कन्वर्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले कार्ब सबसे ज्यादा कहाँ हमारे डाइजेस्ट हुए? माउथ के अंदर। प्रोटीन स्टमक के अंदर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन के अंदर, और कोलोन के अंदर आपका फाइबर। तो जो आप फ्रूट्स खाते हो, आपको लगता है पेट में गया, पेट भर गया, वो च्यू किस प्रोसेस में किया आपने? तो वो सबसे ज्यादा लास्ट के कोलोन पार्ट में जाके आपको एब्जॉर्प्शन दे रहा है। अब ये फूड अफेक्ट कैसे करते हैं? जब भी आप कोई भी चीज खाते हो तो तीन चीजें मैटर करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो सबसे पहले ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। जब भी आप कोई चीज खाते हैं, अगर उसका ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स ज्यादा है, समझना किसी भी चीज का, जैसे जो शुगर पेशेंट है उन्हें का सारी चीजें जीआई जो रिस्पॉन्स होता है वो सबसे कम खाना होता है। तो इसको आप रफ लैंग्वेज में, नोमेड लैंग्वेज में ब्लड शुगर भी बोल सकते हो। अगर कोई भी आपने खाना खाया है, आपकी रोटी में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आपके चिप्स में भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, सब में होता है, चाहे वो मीठा लगे चाहे ना लगे। तो अगर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से ज्यादा है तो मतलब शुगर स्पाइक ज्यादा है। शुगर स्पाइक ज्यादा होने की वजह से आपका वो जो कंटेंट है ग्लूकोज का, वो स्टोरेज में जाता है। समझिएगा, इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी चीज का जीआई इंडेक्स ज्यादा है, शुगर स्पाइक ज्यादा है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो फैट स्टोर हो। तो जिन लोगों को वेट लॉस का गोल है, जिन लोगों को फैट लॉस का गोल है, तो सबसे पहले ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या है आपके फूड का? आपके फूड का ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स क्या है? अगर वो स्टेबल एनर्जी देगा, जैसे हम मीठा खाते हैं, मिठाई खाई कोई,
एकदम से एनर्जी आती है, फास्टिंग में खाते हैं ना सब लोग, एकदम से एनर्जी आती है। तो एकदम से एनर्जी आने का मतलब क्या है, एकदम से स्पाइक गया। अब एकदम से स्पाइक गया का मतलब क्या है, वो फैट स्टोर हो। बॉडी को क्या समझ में आया, ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। आपको क्या समझ में आया, फैट गेन, वेट गेन। तो अगर आपने इसको कंट्रोल कर दिया कि सारी चीजें ऐसी खानी है, आपकी ऑलरेडी न्यूट्रिशन के अंदर ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स कंट्रोल्ड होता है, ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, तो वहां चैलेंज नहीं है। आप उसके अलावा जो चीजें खाते हो उसमें है मेन बात। तो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना। दूसरा, इंसुलिन रिस्पॉन्स। अगर इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, वो भी फैट स्टोरेज को सपोर्ट करता है। अब इंसुलिन कैसे ये रिलीज होता है या सारी चीजें, ये हम बाद में कभी समझेंगे, बट आज के टॉपिक के रिलेशन में समझ लेते हैं। इंसुलिन जो है वो स्टोरेज हार्मोन है। जैसे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है और उनका वेट लॉस नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका इंसुलिन बहुत ज्यादा है उस केस के अंदर। तो इंसुलिन क्या है, स्टोरेज हार्मोन है। तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो फैट बर्निंग नहीं करेगा। मतलब अगर स्टेबल इंसुलिन है तो वो फैट बर्निंग फास्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्पाइक है, जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स है, इसकी जो स्पाइक है ये फैट स्टोरेज को भी सपोर्ट करती है, इंसुलिन की स्पाइक भी फैट स्टोरेज को सपोर्ट करती है। तीसरा, डाइजेशन स्पीड। अगर कोई चीज एकदम से जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रही है वो आपके लिए अच्छा नहीं। हमें वो चीज खानी है जिसका डाइजेशन स्टेडी हो, स्लो हो, जिससे आपको सस्टेन्ड एनर्जी मिलेगी और लॉन्ग टर्म तक फिटनेस मिलेगी, फुलनेस मिलेगी। तो होता है ना हंगर, आप लोग जब कहते हो कि खाना खाया लेकिन भूख फिर भी लग जाती है, मन करता रहता है और खाने का, पेट नहीं भरता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो डाइजेशन की स्पीड है ना, तो वो बहुत फास्ट है। वो फास्ट होने की वजह से आपको फुलनेस नहीं मिलती। तो हमें कैसा खाना खाना है, हमें ऐसा खाना खाना है, एक ऐसी बैलेंस्ड मील खानी है जिसका स्लो डाइजेशन को प्रमोट करे, जिससे आपको सस्टेन्ड एनर्जी और लास्टिंग फुलनेस मिले। तो ये तीन मेजर पैरामीटर्स हैं जो आपके फूड को लेके कोरिलेट होते हैं, कि उस फूड से आपका जीआई बढ़ना नहीं चाहिए, इंसुलिन स्पाइक नहीं होना चाहिए, और डाइजेशन स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक फिलनेस दे। वो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड बेस्ट है, वो फूड टाइमिंग बेस्ट है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, दही अगर आपने दिन में खाई तो वो आपका बायोटिक्स में काउंट होता है, लेकिन वही दही आपने रात को खाई तो वो अच्छा नहीं है। अगर आपने तीन तरीके के, अब हम हमेशा बोलते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो आप अगर आप ये बोलो कि पनीर की सब्जी बना ली, बेसन का चीला बना लिया और दाल का हलवा खा लिया, तीनों में प्रोटीन है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही है? ये कॉम्बिनेशन भी सही नहीं। एक न्यूट्रिशन, आपकी जो थाली है उसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और मिनरल बैलेंस्ड होने चाहिए, एकदम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये फूड कॉम्बिनेशन में आता है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या पनीर और दही साथ में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करते हैं, क्योंकि पनीर और दही दोनों के अंदर आपके सेम न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑन द रॉ मटेरियल साइड। तो क्या नहीं खाना चाहिए? रात को नहीं खाना चाहिए, दिन में खा सकते हो, बट दही को थोड़ा कंट्रोल करके। अब ये किस पैरामीटर पे डिसाइड हुआ, ये इन तीन पैरामीटर्स पे डिसाइड हुआ। अब कुछ रूल्स हैं जो स्मार्ट फूड कॉम्बिनेशन जो काम करते हैं, ये समझना है। पहला रूल, मैक्रोन्यूट्रिएंट इंटरेक्शन। जब बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं ना, तो उनका जो असर है हमारे शरीर पे वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिर्फ एक रोटी और घी, एक रोटी घी लगा के आराम से खा ली, उससे क्या होगा, उससे आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कार्ब्स है। अब आपने नोट करना है, अगर सिर्फ कार्ब खाया, सिर्फ कार्ब खाया तो ग्लूकोज स्पाइक होगा ही होगा। लेकिन अगर कार्ब्स के साथ प्रोटीन खाया, कुछ भी, एनीथिंग प्रोटीन, तो उसका एब्जॉर्प्शन डिलेड हो, तो फुलनेस रहेगी। और कार्ब्स के साथ अगर फाइबर भी खाया तो आपका स्पाइक्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक एम्पिटीनेस कंट्रोल।
जैसे बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं ना, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको फूड कॉम्बिनेशन उनका गलत जा रहा है। बहुत सारे लोगों को डाइजेशन चैलेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनका फूड कॉम्बिनेशन गलत जा रहा है। तो ये चीज समझनी है। तो कार्ब्स अकेले नहीं खाने, कार्ब्स प्लस प्रोटीन प्लस फाइबर इज द बेस्ट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। लिख रहे हो आप लोग? वेरी गुड। दूसरा है एंजाइम कंपटीशन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके का फूड अलग अलग तरीके का एंजाइम डिमांड करता है डाइजेशन के लिए। ये चीज क्लियर है? हमने समझ ली कि माउथ में हमारा अमाइलेज चलता है, कहाँ पे हमारा पेप्साइन चलता है, कहाँ पे हमारा लीवर के डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स चलते हैं। अब यहाँ पे समझना है, कार्ब्स को ब्रेक करने के लिए अमाइलेज चाहिए, प्रोटीन के लिए कुछ और चाहिए, फैट के लिए लिपिड्स चाहिए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होने की वजह से जब क्वांटिटी ज्यादा होती है, समझना, क्वांटिटी ज्यादा होती है, अब यहाँ पे क्वांटिटी आपकी कैलोरी का रोल आ गया, तो आपका डाइजेशन स्लो होने के साथ साथ ब्लोटिंग हो जाता है और इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। तो हैवी मील जितनी भी होती है उससे डाइजेशन ओवरलोड होता है। जितनी भी हैवी मील आप खाते हो उससे डाइजेशन ओवरलोड होता है। तो हमेशा कंट्रोल्ड पोर्शन के अंदर खाना चाहिए। तो सबसे पहला तो फूड कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ फूड आ गया कि क्वांटिटी ऑफ फूड ज्यादा नहीं होना चाहिए। कार्ब्स 2 रोटी की जगह 6 रोटी भी खाई जा सकती है। शरीर को जितनी आदत डालोगे उतनी डल जाएगी। खाना एक ऐसी चीज है जिसपे आप धीरे धीरे कंट्रोल करके कम भी कर सकते हो, और खाना एक ऐसी चीज है धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो इसको। तो आप दूसरी तरफ आप 3 सब्जियां भी खा सकते हो, आप एक सब्जी भी खा सकते हो, आप दही भी ले सकते हो, आप दही नहीं भी ले सकते हो, आप मीठा ले भी सकते हो और मीठा इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे समझनी है। तीसरा रूल, एनर्जी पार्शनिंग, इसको समझना है। सिंपल सा फंडा है, या तो आपकी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी या स्टोर करेगी। मतलब या तो उस एनर्जी को यूज करेगी या उसे स्टोर करेगी। कब यूज करेगी और कब स्टोर करेगी ये लिख लो। तो सबसे पहला रूल तो वही है कि आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फूड सही होना चाहिए। सिर्फ कार्ब्स अकेले नहीं खाने, कार्ब्स के साथ प्रोटीन। जैसे समोसा क्या है? कार्ब्स है, उसमें 2 पीस पनीर के डाल देने से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आता। पर अगर समोसे के साथ एक प्रॉपर सब्जी खाएं और प्रॉपर फाइबर लें और प्रॉपर आपका प्रोटीन लें, तो शायद वो बेस्ट हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो सबसे पहले फूड कॉम्बिनेशन, उसके बाद ओवरलोड नहीं होना चाहिए। अब तीसरे चीज पे आ जाइए। अब वो स्टोर होगा कि यूज होगा, ये कैसे डिपेंड करेगा? आपका इंसुलिन लेवल, एक्टिविटी लेवल और मील कंपोजिशन। अब मील कंपोजिशन हम देख चुके हैं। एक्टिविटी लेवल मतलब आपको पता है आपका दिन में एक्टिविटी पीरियड ज्यादा होता है रात के कंपैरिजन में, करेक्ट है? तो जब एक्टिविटी पीरियड आपका दिन में ज्यादा है तो दिन में आप हाई कार्ब्स ले सकते हो, हाई फूड ले सकते हो, हाई प्रोटीन ले सकते हो। बट वही प्रोटीन अगर आप ये सोचो कि पनीर के पकोड़े खाने आपने रात को, तो फिर नहीं, क्योंकि रात को आपके एक्टिविटी लेवल क्या है? मतलब एक्टिविटी लेवल से भी डिपेंड करता है कि वो स्टोर होगा कि यूज होगा। अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, आप हाई कैलोरी की चीजें खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्टिविटी लेवल कम है तो आप हाई हाई कैलोरी की चीजें नहीं खा सकते। वही लंच की थाली जो आपके कोच आपको लंच में बोलते हैं, 2 चपाती पनीर के साथ कोई सब्जी, साथ में कोई सैलेड। सैलेड सबसे पहले खाना है, फिर प्रोटीन खाना है, उसके बाद आपने चपाती के साथ खत्म करना है, आपने लस्सी लेनी है। यही कॉम्बिनेशन अगर आप डिनर में लो तो वो गलत है। फिर वो स्टोर होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को इंडिया के अंदर बेली फैट होता है। क्यों होता है वो बेली फैट? क्योंकि उनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट तीनों सेम होता है। ब्रेकफास्ट लंच तक तो ठीक है, बट वो जब डिनर में जाता है ना तो फिर वो स्टोरेज में जाता है, तो स्टोर हो जाता है। और मॉर्निंग में अगर आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं है तो पूरा दिन भूख लगती रहती है। आई होप सो आप लोग अच्छे से वीडियोस ऑन करके नोटबुक पेन के साथ ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ताकि आप अपने रिजल्ट को 10 गुना बढ़ा भी सकते हो और अपने ही रिजल्ट को 10 गुना कम कर भी सकते हो। ये आपके हाथ में है। तो दिस इज समथिंग जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी काम कर रहे हैं नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए मत कीजिए। तो ये 3 रूल है।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन, एंजाइम्स का कंपटीशन, और तीसरा एनर्जी यूसेज होगा या एनर्जी स्टोर हो। तो एक्टिविटी के ऊपर, तो अगर आप एक्टिव हैं, बैलेंस्ड मील है तो यूज हो जाएगा, और हाई कार्ब्स और इनएक्टिव है तो स्टोर हो जाएगा। तो कार्ब्स का कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जब भी आप ब्रेकफास्ट का शेक ले रहे हैं 5 मिनट पहले स्ट्रेचिंग कर लो, लंच ले रहे हो 5 मिनट पहले स्ट्रेचिंग जरूर कर लो, वर्कआउट कभी भी कर रहे हो, वर्कआउट अलग है, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग अलग है। लंच आपका डिनर शेक ले रहे हो, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग जरूर कर लो। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो सबसे पहले तो, कि जब भी आप कोई फूड इनटेक करेंगे उससे पहले 5 मिनट की किसी भी तरीके की स्ट्रेचिंग जरूर करें। अब रॉन्ग कॉम्बिनेशन से क्या क्या चीजें होती है उसको एक बार फ्लो में समझ लेते हैं। फैट गेन कैसे होता है, कार्ब अकेले खाओगे तो ग्लूकोज स्पाइक होगा, ग्लूकोज स्पाइक होगा तो इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन स्पाइक होगा तो एक्सेसिव ग्लूकोज आएगी, एक्सेसिव ग्लूकोज आएगी तो फैट स्टोर होगा। तो कार्ब्स अकेले नहीं खाने। दूसरा, जो डाइजेशन फास्ट होता है, डाइजेशन फास्ट होगा तो एकदम से तो शुगर क्वांटिटी आपकी बढ़ गई जिससे आपका शुगर स्पाइक आ गया, जैसे आपने मीठा खाया, जैसे आपने फ्रूट्स खाए, या फ्रूट्स पे भी लागू होता है क्योंकि फ्रूट्स में भी आपकी नेचुरल शुगर होती है। आपने फ्रूट्स खाए, आपने मिठाई खाई, एकदम से आपकी एनर्जी गई। अब एकदम से एनर्जी गई है तो फिर नीचे कैसे आएगी, धीरे धीरे? नहीं, एकदम से गई है तो एकदम से ही आएगी। तो ये फास्ट डाइजेशन में क्या होता है, आपका जो शुगर लेवल है, जो आपका ग्लूकोज लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, और जैसे ही वो ड्रॉप हुआ एकदम से क्रेविंग होती है, और क्रेविंग होने की वजह से आप ज्यादा खाते हैं, इससे क्रेविंग होती है। तो जब अगर आप लोग अपने दिन को देखो, आपको क्रेविंग ज्यादा कब होती है, जब भी होती है ना ये क्रेविंग, आपका उससे पहले का जो खाना था वो गलत था, उसको करेक्ट करो, ताकि आपको ये क्रेविंग ना हो। तीसरा, जिनको गैस का इशू होता है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, पेट में दर्द ज्यादा रहता है, उनका जो गट इशू है या गट लीक है एक्सट्रीम केसेस के अंदर, वो सिर्फ एक ही रीजन है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो फर्मेंटेशन को सपोर्ट करता है, और फर्मेंटेशन से आपकी गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी चीजें प्रोसीड होती हैं, और ये ओवर टाइम बहुत सी सीरियस इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है ओवर टाइम। और गट एक बार खराब हो गया तो आपको उसे ठीक करने में जो मेहनत लगती है ना, ये जिसको होता है उसी को मालूम है। एक हल्की सी कब्जी होना, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होना, थोड़ी सी गैस बनना, या थोड़ी सी चाय पीने के बाद एसिडिटी होना, ये सारी चीजें एक तरफ, और जिसका गट लीक होता है उसको इतने चैलेंजेस आते हैं आप सोच भी नहीं सकते, और वो हजारों दवाइयां खाता रहता है। आप एक कमाल की चीज, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, और पार्क में खेल रहा था, बट ध्यान से सुनिएगा। पार्क में खेल रहा था, एंड खेलते खेलते रात हो गई। अब रात हुई तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि फटाफट घर आ जाओ, रात हो गई है, खाना बन गया, यही करते हो ना। तो बच्चे की बॉल वही छूट गई, और अंधेरे में दिखी नहीं उसे। अब बच्चा परेशान, उसकी तो बॉल गुम हो गई है, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही करेगा जो बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वो बॉल ढूंढ रहे हैं। कहाँ ढूंढ रहे हैं, बेड के नीचे, टेबल के नीचे, सोफो के नीचे, ढूंढे जा रहे, ढूंढे जा रहे, ढूंढे जा रहे। उसके फादर आए, कहते बेटा क्या कर रहे हो? कहते बॉल ढूंढ रहा हूँ। कहते गुम होगी? कहते हाँ गुम होगी। कहते अच्छा ठीक है चलो ढूंढते हैं। फादर ने भी ढूंढी, पूरा घर देख लिया, मिली ही नहीं। तो कहा बेटा गुम कहाँ हुई थी? कहते पार्क में। कहते तो आप पार्क में गुम हुई बॉल को घर में क्यों ढूंढ रहे हो? अब यही गलती हम बड़े भी करते हैं। प्रॉब्लम हमारे खाने में होती है, और हम सॉल्यूशन मेडिकल स्टोर्स पे ढूंढते हैं। बीमारियां हमें गलत खाना खा के आई हैं, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें डॉक्टर से चाहिए जिसे खाने के बारे में कुछ नहीं पता। है ना कमाल की चीज? तो आप भी वहां मत ढूंढिए जहां नहीं मिलेगी। पार्क में गुम हुआ है, किचन से प्रॉब्लम शुरू हुई है, किचन में ही सॉल्व हो जाएंगे। डॉक्टर्स तक, ऑपरेशंस तक, सर्जरीज तक जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो अभी यंग है, 30s 40s में, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगी। अ, आप हमेशा 30 के नहीं रहने वाले, आप हमेशा 20 के नहीं रहे थे, आप हमेशा 30 के नहीं रहने वाले। जो 30s में है आप हमेशा 30 के नहीं रहोगे, 40 के भी होगे। जो 40 में है आप हमेशा 40 के नहीं रहने वाले हो, 50 के भी होने वाले हो।
एक दिन आप सब लोग 60 के पार भी जाओगे, 70 के पार भी जाओगे, 80 के पार भी जाओगे, और भगवान करे सेंचुरी लगे आप 100 के पार जाओ। बट कमाल की चीज क्या है, आज के टाइम पे 50s में लोगों को बहुत चैलेंज है, घुटने दर्द हो रहे हैं, नी सर्जरीज हो रही है, जितनी फीमेल्स हैं उनकी यूट्रस ऑपरेट हो रहे हैं, जितने भी ओल्ड फीमेल्स हैं या ओल्ड मेल्स हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, सबके शरीर ढीले हैं, सपोर्ट चाहिए होता है चलने के लिए, मसल्स लटक जाती हैं 70s में जाके, हार्ट अटैक नॉर्मल हो गए हैं, डायबिटीज नॉर्मल हो गई है, बीपी नॉर्मल हो गया। अगर वही सब करेंगे जो उन्होंने किया, तो हम कुछ अलग नहीं सोच सकते कि हमारा भविष्य कुछ अलग होगा। आई होप सो इस सेशन के अंदर बहुत सारे एज ए गेस्ट भी होंगे, ये स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में अगले 5 साल में, 10 साल में, अपने बुढ़ापे में फिटनेस लाओगे, और आपने अभी तक अपनी जर्नी शुरू ही नहीं की है, आप अलग रास्ते पे या अलग फिटनेस पे नहीं जाने वाले। यहाँ पे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स कनेक्टेड हैं जो पहला डिसीजन एटलीस्ट ले चुके हैं कि हाँ, कि उनके बॉडी में न्यूट्रिशन, उनकी बॉडी में कैलोरीज, नॉलेज, बॉडी को समझने की कोशिश करना, ये सारी चीजें वो शुरू कर चुके हैं। तो उनको मैं कह सकती हूँ कि हाँ, कि उनका भविष्य थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि वो डिसीजन ले चुके हैं। तो ये सोचने की बात है, आप चाहते हो आप 70s में भी जाके जीन्स टॉप पहन के अपने पोता पोती के साथ अच्छे से खेलो, तो उसके लिए थोड़ा सा तो अलग ट्रैक पे चलना जरूरी है। एंड वंस अगेन, पार्क में गुम हुई चीजें घर पे नहीं मिलेगी। रसोई में जो गड़बड़ हुई है उसका सॉल्यूशन रसोई में ही होगा। वो मॉर्निंग की शेक की जो मिक्सी चलती है, स्नैक्स में जो आप खाते हो, लंच में जो आप खाते हो, टिफिन बॉक्स में जो आप खाते हो, घर आके जो आप खाते हो, डिनर शेक में जो आप लेते हो, कॉम्बिनेशन में जो करते हो, वो सारा गेम किचन का है, और वहीं जाके सॉल्व होगा, कहीं और सॉल्व नहीं होगा। तो ये समझा हमने कि किसी भी चीज से अगर इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, शुगर स्पाइक हो रही है, तो वो गलत है। बिल्कुल फास्ट डाइजेशन हो रहा है किसी चीज से, तो गलत है। अब जैसे कमाल की चीज बताती हूँ, एक बहुत बड़ी चीज है, फ्रूट खाएं या फ्रूट का जूस पिए। बीमारी इंसान है, फ्रूट खाएं कि फ्रूट का जूस पिए। फ्रूट खाने से फाइबर भी मिलेगा, और जितना वो मीठा है उतना मिलेगा। जूस में फाइबर कंटेंट पल्प आपका निकाल देते हैं, और जूस बनाने के बाद थोड़ा सा मीठा ऐड कर देते हैं। दोनों में क्या अच्छा है? सभी केसेस के अंदर, गट के लिए भी, क्रेविंग्स के लिए भी, सबसे बेस्ट क्या हुआ? फ्रूट खाना, ना कि फ्रूट का जूस पीना, क्योंकि फ्रूट के जूस से एकदम से फास्ट डाइजेशन होगा, सबसे पहली चीज। आपका ग्लूकोज स्पाइक होगा, दूसरी चीज ग्लूकोज स्पाइक से इंसुलिन स्पाइक होगा, तीसरी चीज फिर वो स्टोरेज में जाएगी, ना कि गट को हेल्प करेगी। तो सबसे बड़ा मिथ कि जूस पी लो बीमार हो, फ्रूट तो खाए नहीं जाएंगे, नहीं, फ्रूट खाओ, च्यू करोगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, बॉडी के हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे, आप खुद से, आपका डाइजेशन खुद को हील करेगा, गट के लिए हेल्दी होगा, लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फेक्शन देगा। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अब गोल्डन रूल, जितना स्लो आपका फूड एनर्जी को रिलीज करेगा, उतना बेटर आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। जितना स्लो आपकी बॉडी एनर्जी रिलीज करेगी, उतना बेटर आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी। जैसे कुछ भी खाने से पहले अब आपने ये पूछना है, कुछ भी खाने से पहले, कि क्या ये फास्ट डाइजेस्ट होगा कि स्लो डाइजेस्ट होगा। इसको बोलते हैं कैलोरीज वर्सेस न्यूट्रिशन डेंस। कैलोरीज डेंस है या न्यूट्रिशन डेंस है, ये समझाएंगे आपको कि ये चीज खाने से, आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, उससे आपका डाइजेशन फास्ट है कि स्लो है। दूसरी चीज, क्या इस खाने में कहीं पे भी प्रोटीन और फाइबर है? ये दो सवाल जरूर पूछते हैं। अगर है, तो वो सही कॉम्बिनेशन है, कि वो स्लो डाइजेशन का है, उसमें प्रोटीन है, उसमें फाइबर। लेकिन अगर एक भी चीज नहीं है, या तो उसमें फाइबर नहीं है, या उसमें प्रोटीन नहीं है, या वो फास्ट डाइजेस्टिव चीज है, तो वो खाना गलत है, वो कॉम्बिनेशन गलत है। ये चीज समझ में आ रही है आप सभी को? लक्ष्मी जी, वर्षा जी, नीलम जी, अंजू जी, आ रही है समझ में
कि अगर वो स्लो डाइजेशन में है, उसमें प्रोटीन है और उसमें फाइबर है, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा है। उसमें एक भी चीज गायब है तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। अब फिलोसफी समझनी है। आपकी बॉडी कैल देखो, आपको कैलोरीज काउंट करनी है अपने अकॉर्डिंग, करेक्ट है। वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, आपकी बॉडी तो काउंट नहीं कर रही ना। 100, 1000, 2000 वो तो नहीं काउंट कर रही ना। ये किसको रिस्पॉन्ड करे, ये सिग्नल को रिस्पॉन्ड करे। सिग्नल्स क्या है इसके लिए? आपके जितने भी हार्मोन्स है, आपका कोर्टिसोल है, आपका आपका जितने भी डाइजेशन स्पीड है, आपका ब्लड शुगर जितना है, ये सारा उसके ऊपर चलता है। कैलोरीज, टेस्ट चटपटा है कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है कि वाह लाजवाब गर्मा गर्म है कि ठंडा ठंडा है, ये आपको मालूम है। आपकी बॉडी को तो ये हार्मोन समझ में आते हैं कि इंसुलिन स्पाइक स्पाइक हुआ कि नहीं हुआ, ग्लूकोज स्पाइक हुआ कि नहीं हुआ। अब खाना सही होने के बाद भी अगर उसका टाइमिंग गलत है, टाइमिंग का रूल क्या है? अगर एक्टिविटी कम है तो कैलोरीज कम होनी चाहिए, एक्टिविटी ज्यादा है तो कैलोरी ज्यादा चलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई बॉक्सर हो तो वह खाना ज्यादा खाएगा, उसका वर्कआउट ज्यादा, उसको पचेगा। आप लोगों भी खाएंगे तो आपको नहीं पचे, क्योंकि आप उतना फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हैं जितना एक बॉक्सर करता है, जितना एक एथलेटिक पर्सन करता है। करेक्ट है। तो टाइमिंग का ध्यान रखने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि आपकी एक्टिविटी लेवल जब है उसके अकॉर्डिंग आपका कैलोरी काउंट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन के लिए ये सवाल पूछना है कि ये फास्ट डाइजेशन में है कि स्लो डाइजेशन में, इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, इसमें फाइबर है कि नहीं है। तो कॉम्बिनेशन का रूल के लिए ये तीन सवाल, अगर हाँ में जवाब है तो गुड कॉम्बिनेशन। और टाइमिंग में ये सब चीजें समझनी है कि आपकी बॉडी को सिर्फ सिग्नल समझ में आते हैं, उसको बाकी चीजें समझ में नहीं आती। अब कुछ सिंपल रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कभी भी कार्ब्स को अकेले नहीं खाना, जैसे रोटी, पराठा, मैदा, ये सारी चीजें कभी अकेले नहीं खानी है। हमेशा प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। शुगर और फैट, मीठा और किसी भी प्रकार का फैट, वो आपका नारियल का घी हो सकता है, आपका नारियल का तेल हो सकता है, वो आपका घी हो सकता है, वो कोई भी हो। शुगर और फैट का जो कॉम्बिनेशन है उसको जितना अवॉइड कर सकते हो करो। जैसे काजू कतली मुझे बहुत पसंद है, बट मैं खाती नहीं हूँ। क्यों? काजू कतली में क्या होता है? मीठा और घी दोनों होता है, और वो कॉम्बिनेशन तो हमें खाना नहीं है, तो उसे अवॉइड करना है। लड्डूज क्या है? मैदा, फैट, शुगर, करेक्ट है ना? बूंदी बनेगी मैदा से, फैट के अंदर, तेल के अंदर, उसमें शुगर डलेगी और घी डलेगा, तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ? फॉल्स कार्ब्स, लो क्वालिटी कार्ब्स, प्लस में शुगर, प्लस में फैट, करेक्ट। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी के लिए अच्छा है कि बुरा? बुरा। पहले बूंदी बनती थी बेसन की, पहले घी होता था प्योर, पहले मीठा इतना गंदा नहीं होता था, इतना प्रोसेस्ड नहीं होता था, तो उस टाइम की चीजें बेस्ट थी। अब टेस्ट सेम आता है 20 साल पहले वाले लड्डू और आज का? नहीं आता ना। क्यों नहीं आता? क्योंकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो अब वो हेल्दी नहीं है। दूसरा, डाइजेशन को सिंपल रखना है, डाइजेशन को हैवी नहीं रखना। डाइजेशन को सिंपल रखना है, डाइजेशन को हैवी नहीं रखना है। ऐसी चीजें खानी है जिससे आपकी बॉडी, कहते हैं ना 500 किलो की ट्रक पे 1000 किलो का माल रखोगे तो पलट जाएगा ट्रक। तो सेम डाइजेशन पे भी है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी कैलोरीज अलाउ करता है वो आपकी बॉडी पे, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज यहाँ पे बैठे हैं, तो आई नॉट जनरलाइज इट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी कोचेज ने जरूर आपको बताई होंगी बहुत सारी चीजें। तो दैट्स हाउ इट गोइंग टू वर्क, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे, सेम कैलोरीज बट डिफरेंट रिजल्ट के लिए, आप बिस्किट खाइए घी के अच्छे, 500 कैलोरीज। अगर आप 10 बिस्किट खा लेते हो अगर, तो अराउंड आपको आराम से 500 कैलोरीज मिल जाएंगी बिस्किट्स, ठीक है। दूसरी तरफ आपने 500 कैलोरीज की एक मील खाई, उसमें आपको थोड़े से वेजीज हैं, आपने सलाद है, थोड़ी सी आपकी दो चीले हैं उसके अंदर, साथ में आपकी थोड़ी दाल है, थोड़ा दही है, ये कॉम्बिनेशन आपका आपने बना रखा है। ये भी 500 कैलोरीज का कॉम्बिनेशन बना लिया, और एक तरफ 500 कैलोरीज के बिस्किट। कैलोरीज तो सेम है, और न्यूट्रिशन टोटली अपोजिट।
तो कैलोरी कैलोरी मैटर नहीं करती, कैलोरी के साथ न्यूट्रिशन क्वालिटी मैटर करती है, उसमें कितना न्यूट्रिशन है। अब वो बिस्किट खाने से वेट लॉस होगा, पर खाना खाने के बजाय तो बिस्किट खाए थे, फिर तो होना चाहिए ना, बिस्किट ही तो खाए थे, खाना तो खाया ही नहीं। इसको ये जो लोग इस फिलोसफी पे चलते हैं ना कि खाना तो खाया ही नहीं, बिस्किट ही तो खाए थे, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न ही तो खाए थे, ये होती है आपकी वो क्रैश डाइटिंग, जिसमें आप कम खाने की कोशिश करते हो पर ज्यादा खा लेते हो और आपको लगता है कि आप कम खा रहे हो। तो वो 500 कैलोरी का बिस्किट आपको फैट गेन देगा, और 500 कैलोरीज की बैलेंस्ड मील आपको फैट लॉस प्लस एनर्जी देगी। क्यों? क्योंकि बॉडी कैलोरीज पे नहीं चलती, किस पे चलती है? आपके हार्मोनल रिस्पॉन्सेज पे, आपके सिग्नल्स पे। ये चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को आज के सेशन के बाद, कि कैलोरीज मैटर करती है तो पूरे दिन की, नो डाउट, इसीलिए आपके पास मील प्लान है। बट हर मील का अलग प्लान क्यों है? क्योंकि वहां सिर्फ कैलोरी मैटर नहीं कर रही, वहां पे आपका न्यूट्रिशन मैटर कर रहा है, क्योंकि आपका हार्मोनल रिस्पॉन्स अलग तरीके का है। आर वी क्लियर ऑन दैट? अब वेव कर सकते हो ये चीज क्लियर है तो, कि हाँ कि कैलोरीज ठीक है, बट हार्मोनल रिस्पॉन्सेज बेस्ट है। कोई थम्स अप कर सकते हैं कि हाँ ये चीज समझ में आ गई है। वेरी नाइस। नीलम जी और वर्षा जी को समझ में नहीं आई? आपका थम्स अप नहीं आया? वेरी नाइस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका मील्स है, मील्स का टाइमिंग कुछ ध्यान रखना है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। पीछे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिनर और आपके स्लीप में एटलीस्ट 2 घंटे का टाइम हो। क्यों? क्योंकि एक खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है ऑन एवरेज? 2 घंटे। तो अगर आप 2 घंटे का कम से कम टाइम रखोगे, तो जो आपने डिनर में शेक लिया था वो डाइजेस्ट हो चुका है, और आपकी बॉडी अब हील होगी, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी, ना कि डाइजेशन पे ध्यान देगी। क्लियर? साइंस भी क्लियर, फैक्ट भी क्लियर, लॉजिक भी क्लियर, कि 2 से 3 घंटे पहले क्यों खाना है। अच्छा, खाना है इतने बजे खाना है। अब मेजर मील्स जो है उनमें कम से कम 4 से 5 घंटे का फर्क टाइम होना चाहिए। मेजर मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, स्नैक्स नहीं। स्नैक्स माइक्रो मील्स होते हैं, मेजर मील्स नहीं होते। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम से कम 4 से 5 घंटे का फर्क होना चाहिए। लंच और डिनर के अंदर 4 से 5 घंटे का फर्क होना चाहिए। अब डिनर और ब्रेकफास्ट में 4 से 5 घंटे का फर्क नहीं होता ना, इसीलिए वहां पे फास्टिंग होती है, और उसको तोड़ने को ब्रेक योर फास्ट, ब्रेक फास्ट बोलते हैं। तो आप चाहे अनचाहे में हर रोज फास्टिंग करते हो। आप सोए 10 बजे, आपने सुबह का आप उठे 6 बजे, आपने शेक लिया 7 बजे, तो 10 बजे से 7 के बीच में 4-5 घंटे का फर्क थोड़ी है, ज्यादा है। तो वो आपकी फास्टिंग ही है। क्लियर है? अब एक मील कितने दिन, कितने घंटे चलती है पेट में? 2 घंटे। परफेक्ट मील जो होती है, जो आपका शेक है, वो 2 घंटे रहता है पेट में, डाइजेस्ट पूरा डाइजेशन 2 घंटे में होता है। आपका लंच 2.5-3 घंटे लगा लीजिए, 2.5-3 घंटे, तभी तो 2.5-3 घंटे के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। वो थोड़ा हैवी होता है इसलिए उसका डाइजेशन। स्नैक्स कितनी देर चलता है आपकी बॉडी में? 1 घंटा, 40 मिनट, अगर मैं टू बी स्पेसिफिक 40-45 मिनट बस। आप फ्रूट खाओ, 40-45 मिनट के बाद भूख लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि स्नैक्स जो होता है, इसीलिए कहते हैं स्नैक्स 100 कैलोरीज तक का होना चाहिए, मतलब छोट थोड़ा होना चाहिए स्नैक्स, क्योंकि वो एक ही घंटा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद मील सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? जो आपकी मेल है, मेन मेजर मील है, तो उसको कैसे खानी है? सबसे पहले पानी पीना है। आप लिख सकते हो फ्लो को। सबसे पहले पानी पीना है आपने, जैसे लंच जो खाया, स्नैक्स जो खाया, वो बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले पानी लेना है। न्यूट्रिशन टैबलेट्स में अगर कोई टारगेटेड न्यूट्रिशन आपके पास है, सेलुलोज है, हर्बल लाइफ लाइन है, हर्बल कंट्रोल है, किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन है, सबसे पहले वो लेना है पानी के साथ। अब पानी लेने का परफेक्ट टाइम क्या होता है? आधा घंटा। लंच से बिल्कुल 5 मिनट पहले हुए पिया हुआ पानी बुरा नहीं है, पर शायद अच्छा भी नहीं है। बट अगर 20 से 30 मिनट पहले, लंच से पहले पानी पिया, तो आपकी बॉडी बेस्ट रहेगी। जैसे मेरा गोल होता है कि मैं अपने लंच से पहले 3 लीटर का पानी अपना कंप्लीट कर लूं। लंच से पहले मेरा 3 लीटर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से मेरा 1.5-2 लीटर आराम से चलता है। तो पहला ये पूरे दिन का है। बट अभी हम मील से पहले की बात करें, तो आधा घंटा पहले न्यूट्रिशन टैबलेट्स ली, अपना वो ले लिया। उसके बाद क्या लोगे? सबसे बाद सैलेड।
उसके बाद सलाद लोगे सबसे पहले। सलाद क्या मिक्स होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए? नहीं, 50 से 60 ग्राम सलाद इज इनफ। 50 to 60 ग्राम काफी है इतना सैलेड, क्योंकि एकदम से डाइजेशन पे भी प्रेशर नहीं डालना है, आराम आराम से खाना है। उसके बाद प्रोटीन और वेजिटेबल से शुरू करना है और फिर कार्ब्स पे जाना है। मतलब ये नहीं कि खाना खाने बैठे सीधा रोटी पे गए और सलाद साथ साथ में खाया, वो गलत है। पहले सलाद खाया, पर जो भी सब्जी आपने बनाई है प्रोटीन बेस की, वो पहले 1-2 चम्मच सब्जी खाई, 1-2 चम्मच सब्जी खाई, उसके बाद आपने चपाती के साथ सब्जी खानी शुरू की। कार्ब्स सबसे लास्ट में खाने होते हैं। तो सीक्वेंस प्रोटीन और वेजिटेबल, स्टार्च से पहले मॉडरेट शुगर रिस्पॉन्स देते हैं, तो हार्मोन स्टेबल रहते हैं। अब कुछ इश्यूज जो लोग ऑलरेडी फेस कर रहे होंगे, तो उनके लिए है, अगर ब्लोटिंग होती है तो पोर्शन कंट्रोल करो, धीरे चबाओ, और ये देखो कि आपको किसी तरीके का इंटॉलरेंस तो नहीं है। और ये सारी चीजें देखने के बाद अपना फूड कॉम्बिनेशन देखिए, क्या आपके उस खाने के अंदर प्रोटीन है, फाइबर है, स्लोअर डाइजेशन है कि फास्टर डाइजेस्टिव है। तो ब्लोटिंग को रिजोल्व करना है। जिनको एसिड ज्यादा बनता है, आपको भी छोटी मील्स खानी है, छोटी छोटी मील्स। जितना भी स्पाइसी चीजें हैं, फैटी चीजें हैं और कैफीन की चीजें हैं, उनको नहीं खानी होती, जिनको एसिडिटी बनती है। और खाना खाने के एकदम बाद लेटना नहीं है, क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स मारता है। अदरवाइज जो वेट लॉस कर रहे हैं, कैलोरीज को थोड़ा सा कम करना वेट लॉस में जरूरी है, बट फूड को जिंदगी से निकालना नहीं है। बैलेंस्ड मील से आपको ओवर ईटिंग से आप प्रिवेंट कर सकते हो। अगर प्रोटीन पूरा होगा, खाने में फाइबर होगा, आपका खाना प्रॉपर डाइजेशन का है, तो आपको वो लॉन्ग टर्म तक देगा, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि एकदम से कुछ खा लेते हैं, थोड़ा खा लेते हैं, ज्यादा नहीं खाएंगे, कैलोरी काउंट हो जाएगी, तो आप वो कम के चक्कर में गलत जरूर खा लेते हो। तो कम के चक्कर में गलत नहीं खाना है, ये चीज समझनी है। अब फूड टाइमिंग्स की कुछ और 1-2 चीजें हैं, वो समझनी है। आप सभी को पता है, सूरज के साथ खाने की टाइमिंग होनी चाहिए, जिसको हम सर्काडिक रिदम बोलते हैं। कि जो बॉडी है वो दिन के हिसाब से हमारे चलनी चाहिए। जैसे मॉर्निंग में इंसुलिन सेंसिटिविटी हाई होती है, रात को इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। तो आप दिन में थोड़ा सा कार्ब खा लोगे कभी कभार चलेगा, बट अगर रात को खाओगे तो नहीं चलेगा। जैसे शादियों में जाते हो, शाम की जो शादियां होती हैं, अब वहां पे सब कुछ खाते हो, फलूदा भी खाते हो, जूस भी पीते हो, एक ही दिन की तो बात है, बट आप अपने डाइजेशन को खराब कर देते हो। हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना है। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन रिच मील होनी चाहिए, जिसमें वैरायटीज हो, जिसमें फाइबर हो। एक्टिविटी बेस्ड ईटिंग करनी है, ये हम समझ चुके हैं। बिफोर एक्टिविटी कार्ब्स अलाउड है, आफ्टर एक्टिविटी देखो ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना। बिफोर एक्टिविटी कार्ब्स अलाउड है, बट आफ्टर एक्टिविटी मतलब वर्कआउट से पहले अगर आपने कुछ चीजें खाई तो चलेगा, बट वर्कआउट के बाद आपको प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। और सोने से पहले आपको हैवी कार्ब्स नहीं खाना। इसीलिए जो हमारा इंडियन स्टाइल है कि रात को 2 चपाती और ये सारी चीजें खाना, वो हम लोग बिल्कुल मना करते हैं कि नहीं, वो नहीं लेना है, आपने डिनर शेक ही लेना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फूड कॉम्बिनेशन, फूड टाइमिंग्स, एंड आई होप सो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। नाउ वी हैव ए Q&A सेशन। इस टॉपिक के रिलेटेड या अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, we are open to that and we'll have the whole discussion over that. So basically the food combination and food timings की जितनी बेसिक नॉलेज हमें आपको देनी थी, इन्हें आपको फॉलो करना है, अपने पूरे दिन में इम्प्लीमेंट करना है, और आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो पॉइंट्स बनाए हैं, उन्हें अच्छे से नोट डाउन करना है एंड इम्प्लीमेंटेशन करना है, राइट।